स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज से हम आप लोगों की ग्रुप डी की जो पीवाईक्यू सीरीज है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप सभी लोगों को बता दें कि हमने जो एनटीपीसी की पीवाईक्यू सीरीज की थी जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रही थी और वहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न भी देखने को मिले थे जो हमने प्रूफ थे आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए होंगे। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने देखे होंगे। तो ये अब हम डेडिकेटेडली ये ग्रुप डी की ही पीवाईक्यू सीरीज रहने वाली है, तो जिससे आप लोग अब रेगुलर बेसिस पर जुड़ सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, वातावरण में ओजोन का स्तर कब से कम होने लगा। तो ओजोन स्तर की अगर हम बात करें तो ये वातावरण में कब से कम होने लगा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1980। अगर हम इसमें बात करें ओजोन के बारे में, जो कि एक इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं, तो ओजोन लेयर के बारे में अगर हम बात करें तो ओजोन लेयर जो होती है ये सूर्य से जो यूवी किरणें आती हैं यानी कि जो अल्ट्रा वायलेट रेस होती हैं इनसे हमें सुरक्षित करती है। और ओजोन लेयर की अगर हम स्थिति की बात करें तो ओजोन लेयर जो है ये कहाँ पे देखने को मिलती है, तो जो आपका समताप मंडल है, कहाँ पे, समताप मंडल में ये आपकी ओजोन लेयर देखने को मिलती है। ओजोन लेयर को संरक्षण करने के लिए यानी कि सुरक्षित करने के लिए कई सारे कन्वेंशंस हुए, जिनमें से दो जो आपके मुख्यतः दो कन्वेंशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो ओजोन लेयर को संरक्षण के लिए जो कन्वेंशन हुए थे, एक तो आपका हुआ था वियना कन्वेंशन। कौन सा? एक आपका हुआ था वियना कन्वेंशन जो कि 1985 में आपका वियना कन्वेंशन हुआ। और दूसरा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कन्वेंशन है ओजोन लेयर से संबंधित, दूसरा आपका हुआ था मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। कौन सा था? तो ये आपका मॉन्ट्रियल कन्वेंशन हुआ था जो कि 1987 यानी कि 1987 में मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के द्वारा ओजोन लेयर को संरक्षित करने के लिए ये कन्वेंशन किए गए थे। इसमें अगर हम बात करें ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाली गैसें कौन सी होती हैं, तो अगर हम गैसों की बात करें तो एक तो सबसे ज़्यादा इसमें CFC गैस होती है यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और एक HCFC गैस होती है। कौन सी? HCFC और CFC गैस जो होती हैं ये ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती हैं। वहीं आपने अभी तक नुकसान पहुंचाने वाली गैसें तो बहुत सुनी होगी, लेकिन ग्रुप डी में सुरक्षित करने वाली गैसें भी ये आपका प्रश्न बना है। तो जो ओजोन लेयर को सुरक्षित करती हैं, जिन गैसों का अभी वर्तमान में प्रयोग होता है, तो ये कौन सी दो गैसें हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो है आपकी R134a और दूसरी जो गैस है आपकी वो है R600a। ये दो गैसें हैं जो ओजोन लेयर को संरक्षित करती हैं। वहीं हम आगे देखें तो ओजोन लेयर से ओजोन संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। इस हम किस दिन को ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं, तो इसलिए हम 16 सितंबर को, कब? 16 सितंबर को हम ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये 2025 में भी आपका मनाया जाएगा 16 सितंबर को। और इसकी थीम क्या रहने वाली है 2025 की? तो 2025 की जो थीम रहने वाली है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी, हमारे भोजन, क्या है? हमारे भोजन, हमारी वैक्सीन और हमारे लोग को ठंडा रखना। हमारे भोजन, हमारे लोग, हमारी वैक्सीन को ठंडा रखना, ये आपकी 16 सितंबर यानी कि ओजोन संरक्षण दिवस की 2025 की थीम है। तो ये था आपका पहला प्रश्न। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। ऐसे ही हम सारे प्रश्न जो हैं आपके प्रैक्टिस सेट में टोटल 25 प्रश्न हम डिस्कस करते हैं, ऐसी फुल डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। और मेरा मानना ऐसा है कि जीएस को जो उस टॉपिक से संबंधित चीज़ें हैं उनको क्विक रिवीजन किया जाए तो ये जीएस का बेस्ट तरीका होता है रिवीजन करने का। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A- के साथ संबंधित है। तो अनुच्छेद 51A जो है ये आपका किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो आपका राइट आंसर है ये होगा आपका मौलिक कर्तव्य। ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है अनुच्छेद 51A। अगर हम इसकी बात करें तो ये स्थित कहाँ पे है, तो भाग 4 में, कहाँ पे? भाग 4 के आर्टिकल 51A में ये आपका जो कि ये दिया गया है 51A में ये मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य वर्तमान समय में कितने हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है वर्तमान समय में। वहीं इसमें अगर हम बात करें तो जो मौलिक कर्तव्य थे ये किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे, ये आपका बहुत प्रश्न बनता है। तो जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, कौन सी? जो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति थी,
इनकी ही सिफारिश पे ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो ये 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। इनको कब जोड़ा गया था ये भी आपका इम्पोर्टेंट बनता है। तो संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया जाता है 1976 में, जिसके तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में, ये कब जोड़ा गया तो ये आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया। और इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो ये 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पश्चिमी चक्रवात के विक्षोभ सर्दियों महीनों में मौसम की घटना जो डैश से बहने वाली पश्चिमी हवाओं के प्रवाह से उत्पन्न होती है। तो जो पश्चिमी हवाओं के प्रवाह से उत्पन्न होती है तो ये किस क्षेत्र में उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा भूमध्य सागर क्षेत्र से ये उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो भारत के सबसे बड़े अगर हम कोयला क्षेत्र की बात करें तो ये कौन सा है, तो ये सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र होगा आपका झरिया कोयला क्षेत्र है आपका। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका झारखंड में झरिया कोयला जो कोल क्षेत्र है ये स्थित है। अगर हम सबसे 3 टॉप प्रोड्यूसर कोल की बात करें तो पहले नंबर पर आपका झारखंड आता है, दूसरे नंबर पर आपका उड़ीसा आता है और तीसरे नंबर पर जो आता है ये आपका छत्तीसगढ़ आता है। झारखंड में तो आपने देख ही लिया ये झरिया कोयला क्षेत्र है। उड़ीसा के कोयला क्षेत्रों की बात करें तो एक तो आपका तालचेर कोल्ड फील्ड है और ईब नदी कोल्ड फील्ड जो है ये आपका उड़ीसा से संबंधित है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक तो आपका कोबरा कोल फील्ड और रायगढ़ कोल फील्ड ये आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को बता दें कि ये जो ई बुक थी एनटीपीसी वाले बच्चों ने भी इसको बाय किया था और पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए थे, क्योंकि स्टैटिक जीके का जो वेटेज है आज के दिनों में एग्जाम में देखने को मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके का। तो उसी को देखते हुए सभी एग्ज़ाम्स को, जितने भी आपके एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं, यहाँ तक कि जो स्टेट्स में एग्ज़ाम होते हैं वनडे एग्ज़ाम्स, उनको भी एनालिसिस करके ये आपकी स्टैटिक जीके की ई बुक तैयार की गई है। तो अगर आप इसे ख़रीदना चाहें तो इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें 50+ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से इसे खरीद सकते हैं। इसका प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से कहा जाता है, मतलब सांगपो नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। तो ये किस स्थान पर जाना जाता है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसे हम तिब्बत के स्थान पर सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये टोटल 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है। कितनी है, 2900 किलोमीटर लेंथ है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी हैं इनमें आपकी एक तो मानस आती है, सहायक नदी में ये सहायक नदी हैं, इसमें मानस आपकी हो गई एक, दूसरी आपकी होगी बेकी और तीसरी जो नदी है वो कामेंग है, कामेंग, और चौथी जो है वो सुबनसिरी। कौन सी, सुबनसिरी नदी। एक तो मानस, बेकी, कामेंग और सुबनसिरी, ये ब्रह्मपुत्र की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र के किनारे एक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये कौन सा है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है और ये किसके लिए फेमस है, तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम के कुछ महत्वपूर्ण शहर भी स्थित हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर ये भी आपके पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला शहर जो है वो आपका है गुवाहाटी, गुवाहाटी के बाद दूसरा है आपका डिब्रूगढ़ और धुबरी जो है वो आपका तीसरा शहर है जो असम में स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष श्री जगन्नाथ अधिनियम पारित किया गया था। तो श्री जगन्नाथ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1955 में इसको पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में पदक विजेता और उनके कोचों को भारत में नगद पुरस्कार की योजना निम्नलिखित में से किस खेल में शामिल नहीं की गई है। तो ये जो नगद पुरस्कार की योजना है ये आपको दिया गया है, भारत में नगद पुरस्कार की योजनाओं में से निम्नलिखित आयोजन में
शामिल नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्रिकेट इसका राइट आंसर होगा। क्रिकेट से संबंधित जो आपके प्रश्न बन सकते हैं उसमें एक आता है आपका ट्रॉफीज पूछी जाती है क्रिकेट की। तो ट्रॉफी आप लोग याद रख लीजिएगा। एक तो आपकी रणजी ट्रॉफी खेली जाती है, दूसरी आपकी दिलीप ट्रॉफी खेली जाती है, तीसरी जो है वो आपकी विजय हजारे ट्रॉफी, कौन सी? विजय हजारे ट्रॉफी खेली जाती है, चौथी आपकी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, और पांचवी जो है वो आपकी ईरानी कप है। ईरानी कप को आप लोग याद रखिए क्योंकि ये हॉकी और फुटबॉल से भी कभी कभी मिसमैच हो जाता है। तो ईरानी कप जो है ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। तो रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी कप और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये आपकी क्रिकेट से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है IPL 2022 में नियमों में बदलाव के अनुसार रणनीतिक समय की अवधि 2.5 मिनट से बदलकर 3 मिनट कर दी गई है। तो जो आप IPL में देखते होंगे स्ट्रैटेजिक टाइम आउट होता है, पहले वो 2.5 मिनट का हुआ करता था, लेकिन अब जो है ये स्ट्रैटेजिक टाइम आउट जो है कितने मिनट का होता है? तो ये 3 मिनट का स्ट्रैटेजिक टाइम आउट होता है। अगर हम IPL की बात करें तो IPL की शुरुआत कब की गई? तो IPL की जो शुरुआत हुई थी तो 2008 में IPL की शुरुआत हुई थी, और वर्तमान में IPL के चेयरमैन कौन है? तो अरुण धूमिल जो हैं, कौन? अरुण धूमिल जो हैं ये वर्तमान में IPL के चेयरमैन हैं। और IPL 2025 की बात करें तो IPL 2025 में मेंस में और WPL यानी कि वुमेन्स प्रीमियम लीग ने यहाँ तो RCB ने जीता है कप, और जो WPL है वहाँ पे आपका किसने? मुंबई इंडियन ने जीता। और यहाँ पे रनर अप कौन थी मेंस में? तो किंग्स 11 पंजाब जो थी ये रनर अप टीम थी, मतलब जो उप विजेता टीम थी। और यहाँ पे WPL में जो उप विजेता टीम थी ये आपकी दिल्ली जो थी ये उप विजेता टीम थी। और इससे पहले WPL किसने जीता था? तो इससे पहले जो WPL जीता था वो RCB ने जीता था स्मृति मानधना की कप्तानी में। और यहाँ पे देवदत्त पाटिकल कप्तान थे RCB मेंस टीम 2025 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है भारत में पहला डिजिटल फूड म्यूजियम वर्ष 2021 में डैश कहाँ लॉन्च किया गया था? तो पहला जो डिजिटल फूड म्यूजियम था 2021 का, ये आपका कहाँ पर लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में हम किसको जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्रशांत चंद्र महालोबिस, यानी कि PC महालोबिस को जो योजना भारतीय योजना का जनक भी कहा जाता है इनको। अगला प्रश्न आता है अंग्रेजों के साथ असहयोग के महात्मा गांधी के आह्वान के जवाब में भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं था? तो कौन सा उनमें से एक नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्रीरामपुर कॉलेज। ये असहयोग आंदोलन के जवाब में एक कॉलेज नहीं था, और बाकी के ये तीनों कॉलेज जो थे असहयोग आंदोलन के जवाब में खोले गए थे। आपको बता दें गांधी जी से एक प्रश्न बनता है कि गांधी जी ने सबसे पहले सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ पे दर्ज कराई थी? तो जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसके उद्घाटन समारोह में गांधी जी ने सबसे पहली बार अपनी सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराई थी, और मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये भी आपको याद रखना है 1916 में। अगला प्रश्न आता है आमतौर पर MPC का मान उपयोग करने की सीमांत प्रवृत्ति डैश है? तो ये क्या होती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 1 से अधिक या 0 से नीचे, ये आपको MPC देखने को मिलता है। खार्ची पूजा त्यौहार को व्यापक रूप डैश के राज्य में जाना जाता है? तो खार्ची पूजा त्यौहार जो है ये आपका किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिपुरा राज्य में ये आपका मनाया जाता है। अगला प्रश्न आता है वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किरण रिजिजू जो है, ये आपका वर्तमान में प्रश्न पूछा गया था तो उस समय प्रहलाद जोशी जी हुआ करते थे 2022 में जब ये प्रश्न पूछा गया था आपको ग्रुप डी में। तो लेकिन मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है। अब ये प्रश्न होगा कि वर्तमान में जो संसदीय कार्य मंत्री हैं ये कौन है? तो किरण रिजिजू जो हैं ये वर्तमान में आपके संसदीय कार्य मंत्री हैं। वहीं इसमें अगर हम बात करें शिक्षा मंत्री कौन है, तो शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान है। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गृह मंत्री अमित शाह। और वित्त मंत्री जो है वो निर्मला सीतारमन। ये आपको महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज जो होते हैं ये याद रखने हैं। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा वाटर शेड प्रबंधन का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे हमें वाटर शेड प्रबंधन का हिस्सा नहीं होता है इन उद्देश्यों में से बताना है। तो सूखे और बाढ़ को कम करना, बिजली पैदा करना, डाउन स्ट्रीम नदियों में जल का स्तर बहाल और भूजल का पुनर्भरण करना। तो इनमें से
वाटर शेड का प्रबंधन हिस्सा नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिजली पैदा करना। बाकी के ये तीनों जो होते हैं इसके उद्देश्य होते हैं वाटर शेड के। अगला प्रश्न आता है, वर्ष 1955 में गठित करप समिति ने डैश से संबंधित थी। तो जो करप समिति थी ये किससे संबंधित थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लघु उद्योग से ये समिति संबंधित थी। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन ने मार्च 2022 में जल प्रबंधन और नीति के नए केंद्र का एक मैप उद्घाटन निम्न में से किस IIT संस्थान से किया था। तो इसको जो है वो IIT मद्रास से इसको उद्घाटित किया गया था। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत एक फर्म लंबे समय तक लाभ कमाती है, तो ये कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा सामान्य लाभ कमाती है जब पूर्ण प्रतिस्पर्धा होता है। वायरस से होने वाले सामान्य रोगों इनमें से क्या है, तो वायरस से जो होने वाले सामान्य रोग होते हैं उनमें से कौन सा रोग है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से ये सभी होते हैं। इन्फ्लुएंजा हो गया, डेंगू तथा एड्स, खांसी जुकाम, ये वायरस से होने वाले रोग हैं। विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व रक्तदान दिवस की बात करें तो यह आपका 15 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखा जाता है। तो जो रेडियोधर्मी वस्तु होती हैं यानी कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो होते हैं इनको हम किससे बने पात्र में रखते हैं, तो शीशा यानी कि जो शीशा होता है PV जिसका साइन होता है उसमें हम रेडियो एक्टिव चीज़ों को रखते हैं। नीति आयोग का पदेन सभापति कौन होता है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, प्रधानमंत्री जो है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग जो कि भारत के थिंक टैंक के रूप में काम करता है और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, देखते हैं। और आपका ये आखिरी प्रश्न है 25वां नंबर है कि 77वां भारतीय सेना दिवस किस थीम के तहत मनाया गया। राज्य सरकार के 77वां जो भारतीय सेना दिवस है ये आपका किस थीम के साथ मनाया गया, तो ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो भारतीय सेना दिवस जो कि हम 15 जनवरी को मनाते हैं और ये किस थीम के साथ मनाया गया है, उसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है समर्थ भारत और सक्षम सेना। अगला प्रश्न आता है, कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण सेना दिवस थीम के साथ मनाया गया। वही ये जो आपको दिख रहा है प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं, तो ये हम 5 जून होता है यानी कि पर्यावरण दिवस की थीम थी, ये आपकी 5 जून होती है। हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ये बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनता है 1955 की थीम है, तो ये 22 अप्रैल जो कि पृथ्वी दिवस हम मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संचार उपग्रह की वायुमंडलीय स्तर में हमारी शक्ति हमारा ग्रह, तो ये आपको याद रखना है। भारतीय सेना दिवस किस थीम के साथ, समर्थ भारत और सक्षम सेना के साथ ये आपका मनाया गया। भाई आगे देखते हैं आज का प्रश्न जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है, गुजरात, मेघालय, पंजाब, हरियाणा। आज का प्रश्न जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट जरूर बताना है। आप लोगों के लिए बता दें भारत में अगर आप लोग आर्मी अग्निवीर के मॉक टेस्ट यानी कि सेक्शनल टेस्ट या इसको कब अवैध घोषित किया गया 1821 वो देना चाहते हैं, तो ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग तो इसका आंसर डाउनलोड करके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अग्निवीर जीडी के आंसर जो है वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे जानकारी आप लोगों को PDF मिलता रहे। और आप लोगों को बता दें अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों देना चाहते हैं, शेयर करना ना भूलें। किसी भी अन्य रेलवे या SSC के एग्जाम्स के तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और ये PDF भी वही हम आपको प्रोवाइड कराते हैं और ये मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कराते हैं। डेली आपको 9 PM पे ग्रुप टी का स्पेशल मॉक टेस्ट देखने को मिलता है वेबसाइट ऐप पे, तो आप लोग ऐप को डाउनलोड जरूर कर लें। और ईबुक अगर आप परचेज करना चाहें तो ईबुक भी आप परचेज कर सकते हैं, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप लोग इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जुड़ें और अभी तक आप लोग अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।